बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पोर्शन हमारे सिलेबस में मौजूद है उसका हिस्सा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हमारे सिलेबस में ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले स्मेल यानी उसका ऑर्डर है। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो पहले 3 मेंबर हैं यानी फॉर्मिक एसिड सबसे छोटा एसिड, एस्टिक एसिड जो कि विनेगर से डिस्टिलेशन से फाइंड आउट निकाला जाता है, और प्रोपियोनिक एसिड, ये इनके कॉमन नेम लिखेंगे। फॉर्मिक एसिड का मतलब है मिथानोइक एसिड, एस्टिक एसिड का मतलब है इथानोइक एसिड, और प्रोपियोनिक एसिड का मतलब है प्रोपेनोइक एसिड। ये बेटा सारे के सारे कलरलेस लिक्विड्स हैं, लेकिन दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल, यानी विनेगर लाइक स्मेल होती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि विनेगर असल में एस्टिक एसिड का ही सॉल्यूशन होता है। जबकि इनके जो अगले 3 मेंबर हैं यानी ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड और आगे हेक्सानोइक एसिड, ये भी समवट अनप्लेजेंट स्मेल रखते हैं। और इनसे जो हायर एसिड्स हैं, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास खासा ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी वोलेटिलिटी भी बहुत पुअर हो जाती है, इसलिए उनकी स्मेल बहुत कम हो जाती है। बाय एंड लार्ज कार्बोक्सिलिक एसिड्स पंजेंट स्मेल रखते हैं, विनेगर लाइक स्मेल रखते हैं। किसी की स्ट्रॉन्ग है, किसी की स्ट्रॉन्गेस्ट है और किसी की पुअर है, बस इतना ही फर्क है। अब आते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी की तरफ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है और एक ऐसे कंपाउंड्स का मजमूआ है कि ये एक्वस सॉल्वेंट में यानी वाटर में भी डिसॉल्व हो जाते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। अल्कोहल्स में भी सॉल्युबल हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, बेंजीन में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, एसीटोन में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स दोनों में डिसॉल्व हो जाते हैं। उसकी रीजन क्या है बेटा? उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें R ग्रुप भी मौजूद है, यानी अल्काइल ग्रुप जो कि नॉन पोलर हिस्सा है, और जो कार्बोक्सिल पोर्शन है COOH पोर्शन वो स्ट्रांगली पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर क्योंकि दोनों हिस्से मौजूद हैं, इसलिए ये वाटर में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। दोनों को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात की जाए तो जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं दे आर वेरी मच वाटर सॉल्युबल, बड़ी आसानी से वाटर में डिसॉल्व होते हैं ड्यू टू वेरी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के करीब है। फॉर्मिक एसिड का अगर बॉइलिंग पॉइंट चेक किया जाए तो फॉर्मिक एसिड का तो बॉइलिंग पॉइंट ही वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के ऑलमोस्ट इक्वल है। वाटर 100, फॉर्मिक एसिड 101 डिग्री सेल्सियस, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट भी, उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा है और इतनी एक जैसी है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट मैच होते नजर आ रहे हैं। ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों? उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है कि कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH ग्रुप वो तो एक ही है और उसका साइज भी वही है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी वही है, उसकी पोलराइजेबिलिटी भी वही है, लेकिन उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है R ग्रुप, वो साइज में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। फॉर्मिक एसिड में वो हाइड्रोजन है, एस्टिक एसिड में वो मेथल ग्रुप है, प्रोपियोनिक एसिड में वो C2H5 ग्रुप है, और इस तरह आगे बढ़ता हुआ वो साइज में ग्रो, यानी नॉन पोलर जो पोर्शन है उसका वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप। अब आता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बेंजीन में, इस तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। और मजेदार की बात यह है कि जब इनकी मॉलिक्यूलर मास को डिटरमिन किया जाता है इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं बेटा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, और उन तमाम से हम फिर सोल्यूट की मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, तो पता चलता है कि ये एज अ डाइमर एग्जिस्ट करते नजर आ रहे हैं। Molecular mass determination of the carboxylic acid in the non-polar solvent show that they exist as dimers, यानी जब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे तो ये डाइमर की शक्ल में क्यों एग्जिस्ट करेंगे? उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है बेटा। आपने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में ये तो बात पढ़ी है कि एक नॉन पोलर सॉल्यूट एक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सकता है
ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कॉल्ड एज डिबाई फोर्सेस। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि एक पोलर सोल्यूट एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सकता हो। यानी पोलराइजेबिलिटी तो एक फिनोमेना है, एक टाइम एंड टेस्टेड फिनोमेना है, बहुत दफा चेक किया जा चुका है, लेकिन नॉन पोलराइजेबिलिटी कोई फिनोमेना नहीं। इसलिए जब इन पोलर कंपाउंड्स को, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर कंपाउंड है, इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये जो अपना पोलर पोर्शन है यानी कार्बोक्साइल ग्रुप एक मॉलिक्यूल का और कार्बोक्साइल ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल का, ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपस में जुड़ जाते हैं। यानी ये देखें, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और नीचे वाली हाइड्रोजन सामने वाली ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यानी ये कार्बोक्साइल ग्रुप और वो वाला कार्बोक्साइल ग्रुप आपस में अटैच होकर न्यूट्रलाइज हो गए और अब इस पूरे मॉलिक्यूल को, जो कि दर हकीकत एक डाइबर की शक्ल में नजर आ रहा है, इसको गौर से देखें तो इधर वाला पोर्शन क्या जी, अल्काइल ग्रुप। बेटा इधर वाला पोर्शन क्या जी, अल्काइल ग्रुप। यानी उधर भी नॉन पोलर है, इधर भी नॉन पोलर है, दोनों तरफ नॉन पोलर है। इसका मतलब ये हुआ कि यह बड़ी आसानी से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये था बेटा इनकी सॉल्युबिलिटी। लेट्स कम टू द पॉइंट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किससे हाई है? तो बेटा इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से हाई है। अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा है, अल्केन्स में किसी किस्म की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। देयरफॉर उनके बहुत लंबे चौड़े मेंबर्स जो है ना, वो पहले गैस स्टेट में और बाद में लिक्विड स्टेट में। लेकिन अल्कोहल्स का तो आगाज ही लिक्विड से होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में तो चंद एक लिक्विड है और बाकी सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते नजर आ रहे हैं। दे हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू अल्कोहल्स which have higher boiling point than alkanes. Melting point. Melting point का बात जो थी ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मेल्टिंग पॉइंट उस तरह इंक्रीज नहीं होता जिस तरह के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। कि फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो एसिटिक एसिड का ज्यादा है, तो प्रोपियोनिक एसिड का उससे ज्यादा है, तो ब्यूटानोइक एसिड का उसके ज्यादा है, एटसेट्रा। सिंपल सी एक तरतीब है होमोलोगस सीरीज की। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ये इंक्रीज इररेगुलर है और ये देखा गया है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, टोटल कार्बन एटम, आपने अल्काइल ग्रुप के कार्बन नहीं बल्कि टोटल, ये देखें 3 कार्बन यहाँ है और चौथा ये, टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन ये और 5वां ये, तो टोटल 5 कार्बन, इसमें 3 कार्बन। तो वो ये कह रहा है कि जब हमने इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को अच्छी तरह से स्टडी किया तो ये पता चला कि ऐसा कंपाउंड जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, it has a higher melting point as compared to the next lower and higher member of the carboxylic acid containing odd number of carbon atom। तो ये देखिए, ये आपके सामने ब्यूटानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट -6 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ज्यादा है पेंटानोइक एसिड से, जो कि ज्यादा है प्रोपियोनिक एसिड से, दोनों से ज्यादा नजर आ रहा है। ये थी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने बड़ी अच्छी तरीके से कवर कर ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब आएगी बेटा एक ऐसा टॉपिक जिसको किताब में से ढूंढना जरा मुश्किल है। ये आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है और इसकी सारी बातें आपके लिए लिखी गई हैं। पहला पॉइंट है बेटा, टॉपिक का नाम है रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ। बेटा देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अगर वो एसिड्स हैं तो जाहिर बात है उनकी कोई ना कोई एसिड स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। पहली बात, हमने फिनोल वाले टॉपिक में ये बात पढ़ी थी चैप्टर नंबर 11 में कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू फिनोल, which are stronger acid as compared to water, which is stronger as compared to alcohols। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे तो बहुत वीक एसिड होते हैं और इनमें से बहुत सारे हम अपनी खुराक में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर करना पड़ता है। मिनरल एसिड से जहां तक कंपेयर किया जाए तो ये काफी वीकर एसिड्स हैं और इनकी Ka वैल्यू almost 10 to the power -5, 10 to the power -4, 10 to the power -6, 10 to the power -10 वगैरह वगैरह, इसके करीब करीब जो है वो रेंज होती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये देखिए, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट होगा तो ये कार्बोक्साइलेट आयन बनाएगा और साथ हाइड्रोजन आयन निकलेगा। ये जो कार्बोक्साइलेट आयन है वो ऊपर वहां आपके लिए अलग से लिखा गया है। आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों कि कार्बोक्साइलेट आयन
यहाँ पर यकीनन R ग्रुप आएगा। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के दरमियान आता है और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है और ये रेजोनेट करता हुआ नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर मुस्तकिल शिफ्ट होता रहता है, यानी डीलोकलाइज होता रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप यहां पर लगा दिया जाए, यहां R ग्रुप अल्काइल ग्रुप की जगह पर, या अल्काइल ग्रुप में ही इंड्यूस कर दिया जाए या इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज आपको ऑक्सीजन का नजर आ रहा है, या तो ये पहले से भी स्ट्रेंथन हो जाएगा या पहले से वीकर हो जाएगा। मींस कि ये ग्रुप अल्काइल ग्रुप जो यहां पर लगेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को जरूर डिस्टर्ब करेगा। ये देखिए नंबर 1 यहां पर जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इट डिक्रीजेस, एसिड स्ट्रेंथ की बात हो रही है बेटा, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स ऑन R ग्रुप, ये मैं आपको बता चुका हूं। इट डिक्रीजेस, ये इट एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए लिखा गया, इफ R ग्रुप हैज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर वो कार्बोक्साइल ग्रुप को मजीद इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो वो जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन दोबारा टेकअप हो जाएगा और रिएक्शन वापस आ जाएगा। आसान सी बात ये है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप लगेगा कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप की शक्ल में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो कंजुगेट बेस स्ट्रांग हो जाएगा, और हम ये पढ़ चुके हैं कि कंजुगेट बेस अगर स्ट्रांग हो तो पेरेंट एसिड वीक होता है। जैसे कि आपको यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन, एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन, प्रोपियोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन ब्यूटानोइक एसिड एंड सो ऑन। यानी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज ग्रो करता चला जाएगा वैसे वैसे एसिड वीकर होता चला जाएगा। फॉर्मिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप के अंदर कोई चीज इंड्यूस कर दी गई है, इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो फिर क्या होगा? वो कहता है इफ अल्काइल ग्रुप पोजेसेस एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। यानी एसिटिक एसिड को अगर हम कंपेयर कर लें तो आप जानते हैं एसिटिक एसिड में जो मेथल ग्रुप है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, अब उसमें से एक हाइड्रोजन का हटाकर आप फ्लोरीन लगाते हैं, या उसको हटाकर आप क्लोरीन लगाते हैं, या उसको हटाकर ब्रोमीन लगाते हैं, या उसको हटाकर आयोडीन लगाते हैं। तो जब इन एसिड्स को कंपेयर किया जाता है एसिटिक एसिड से, यानी फ्लोरोएसिटिक एसिड is far stronger than chloroacetic acid. Fluoroacetic acid is far stronger than chloroacetic acid, which is stronger than bromoacetic acid, which is stronger than iodoacetic acid, which is stronger than normal acetic acid, यानी unsubstituted acetic acid. लेकिन अगर ये अल्काइल ग्रुप ये जो ग्रुप लगाया गया है अल्काइल ग्रुप पे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इसकी पोजीशन भी बड़ा मैटर करती है कि ये लगा कहां हुआ है। तो देखिए हमारे पास अगर बड़ा सा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेट्स से कि ये हमारे पास बटायरिक एसिड है या आप कह लें ब्यूटायरिक एसिड है, तो इसकी अल्फा पोजीशन पर अगर आपने क्लोरीन लगाया तो चूंकि ये बड़ी आसानी से इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा कर सकता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जबकि बीटा क्लोरोएसिटिक एसिड वीकर होगा और गामा क्लोरोएसिटिक एसिड उससे भी वीकर होगा। तो पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी इसको अफेक्ट करेगी। और आखिर में आ गया कि कितने आपने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाए हुए हैं या कितने आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज फार स्ट्रॉन्गर देन डाइक्लोरोएसिटिक एसिड व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, जो कि जाहिर बात है आम एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा। यानी पहले आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड बनाया, फिर आपने दूसरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड बना लिया, फिर तीसरी को भी रिप्लेस कर दिया और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बना लिया, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। यही हाल अगर आप सिंपली ब्यूटानोइक एसिड के जो आइसोटोप्स हैं उनको आप गलत बोल दिया, ब्यूटानोइक एसिड के आइसोमर्स को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए अगर हमारे पास मौजूद है CH3 CH2 CH2 COOH, ये हमारे पास मौजूद है, यानी सिंपली नॉर्मल ब्यूटानोइक एसिड है। दिस नॉर्मल ब्यूटानोइक एसिड इज फार स्ट्रॉन्गर देन दिस एसिड, जो कि
आपको नजर तो आ रहा है ब्यूटानोइक एसिड ही, लेकिन कार्बन तो 4 ही है। लेकिन अब आप देखें कि इस कार्बन पर 2 मेथल ग्रुप एक साथ मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। इसको आप ब्यूटानोइक एसिड कह रहे हैं या ब्यूटारिक एसिड कह रहे हैं, और इसको आइसोब्यूटारिक एसिड कह रहे हैं। तो आइसोब्यूटारिक एसिड वीक एसिड हो गया। तो ये थी बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद हमारी बात शुरू होगी बेटा रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर।